हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी रिसोर्सेज में हमने कोयला, पेट्रोल पढ़ा, हमने ऊर्जा संसाधन में हमने ताप विद्युत पढ़ा, जल विद्युत की बात की। इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा। नाम सुना होगा आपने, परमाणु ऊर्जा। जो परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है वो विशेष रूप से जो आणविक खनिज होते हैं, यूरेनियम है, ऐसे जो विशेष खनिज होते हैं उन खनिजों के जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय जो संलयन जैसी क्रिया होती है उनके माध्यम से नियंत्रित रूप में उनमें अभिक्रिया करवाकर इस परमाणु ऊर्जा को बनाया जाता है। देखो, परमाणु ऊर्जा दो रूपों में होती है। परमाणु ऊर्जा दो रूपों में होती है। एक तो होती है किस रूप में? नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन। एक होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय क्या होती है? विखंडन होती है। इन दोनों के दो प्रकार होते हैं। एक तो नियंत्रित कार्य जो नियंत्रण में है, एक अनियंत्रित है। अब सभी आणविक खनिज वो सभी तो नियंत्रित नहीं रह सकते। जब इनमें अभिक्रिया करवाई जाती है तो कुछ कारक होते हैं वो नियंत्रित में रहते हैं, कुछ कारक होते हैं, कुछ आणविक जो खनिज होते हैं वो अनियंत्रण होते हैं। ठीक है, तो इनमें दो दो रूपों में होते हैं। नाभिकीय संलयन भी दो रूपों में होती है, नाभिकीय विखंडन भी दो में होती है। एक तो नियंत्रित और एक होती है अनियंत्रित। अनियंत्रित, यही दोनों रूप इस नाभिकीय विखंडन में बनते हैं, नियंत्रित का और अनियंत्रित का। ठीक है, जब यहाँ पे नाभिकीय संलयन द्वारा जब नियंत्रित आणविक खनिज होते हैं, जब नियंत्रित आणविक खनिज होते हैं तो यहाँ पर निर्मित होने वाली जो ऊर्जा है उसको हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं, के रूप में बनती है। जब नाभिकीय संलयन के जो आणविक खनिज हैं उनमें जब अभिक्रिया करवाई जाती है खनिजों की, यूरेनियम के कणों की, तो वहाँ पर अगर वो नियंत्रित है कण, वो आणविक खनिज नियंत्रित हैं, तो वहाँ पर उस नियंत्रित से जो बनने वाली ऊर्जा है उसको हम हाइड्रोजन ऊर्जा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ऊर्जा कहते हैं। जो अनियंत्रित होती है संलयन द्वारा उसको हम यहाँ पे हाइड्रोजन बम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन बम। ठीक है, इसके द्वारा क्या बनती है? हाइड्रोजन बम। तो याद रखना, नाभिकीय संलयन के द्वारा नियंत्रित से तो बनती है हाइड्रोजन ऊर्जा का निर्माण होता है, और जो अनियंत्रित होती है नाभिकीय संलयन में जो आणविक खनिज की अभिक्रिया जो सक्रियाएं हैं वो अगर अनियंत्रित हैं तो हाइड्रोजन बम का निर्माण करती हैं। अगर यहाँ पे बात करें नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन के जो कण होते हैं नियंत्रित में होंगे तो यहाँ पे जिसका निर्माण होगा वो होगा परमाणु ऊर्जा का। किसका होगा? परमाणु ऊर्जा का निर्माण होगा, जो हम चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर अनियंत्रित है तो यहाँ पे परमाणु बम बनता है। क्या बनता है? परमाणु बम। नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा दो तरीके से जो क्रियाएं, संलयन क्रियाएं की हैं उनको यहाँ पे अभिक्रिया करवाकर यहाँ पे इस परमाणु ऊर्जा को बनाया जाता है, जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया है। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, हाइड्रोजन ऊर्जा का निर्माण होता है, या परमाणु ऊर्जा का और परमाणु बम का निर्माण किया जाता है।
वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो 100 मीट्रिक टन कोयला है उससे निर्मित जितनी भी विद्युत निर्मित होती है वो इसके एक ओस यूरेनियम के से प्राप्त की जा सकती है। किससे? यानी कि अगर हम 100 मीट्रिक टन कोयले से बिजली बनाएंगे, कितने से? 100 मीट्रिक टन, यहाँ पे 100 मीट्रिक टन से बनाएंगे, वो 1 औंस यूरेनियम, छोटा सा कण बना देगा, औंस यूरेनियम का 1 औंस यानी एक छोटा सा कण जो है यूरेनियम का, उससे हमें उतनी बिजली प्राप्त हो जाएगी जितनी 100 मीट्रिक टन कोयले से होती है। तो आप देख लो एक यूरेनियम का कण कितना भारी पड़ता है। एक यूरेनियम बराबर यानी कि 100 मीट्रिक टन कोयला। कितने कोयले को आप खर्च करोगे तब जाके इतनी ऊर्जा मिलेगी जितनी परमाणु ऊर्जा से एक छोटे कण से ही उतनी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि परमाणु ऊर्जा कितनी कीमती है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो 1948 में प्रारंभ हो गया था। भारत सरकार में यहाँ पर हम बात करें तो इस परमाणु ऊर्जा का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ कब हुआ? 1948 में। 10 अगस्त 1948 को, कब? 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। 10 अगस्त 1948 को विद्वान का नाम है अपने यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनके निर्देशन में यहाँ पर 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में भारत सरकार ने एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसका गठन किया, एक आयोग बनाया। उस आयोग को यहाँ पे इस क्षेत्र में 1948 में ही यहाँ पर इसको नाम दिया गया परमाणु ऊर्जा संस्थान, और वो है कहाँ पर? ट्रोम्बे में। ट्रोम्बे कहाँ है? मुंबई में। इसके यहाँ पर इसके निर्देशन में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम क्या है? परमाणु ऊर्जा संगठन के रूप में हम मान सकते हैं संस्थान। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संस्थान। और ये संस्थान है कहाँ पर? ट्रोम्बे में। ट्रोम्बे कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम बदल करके 1967 में जब ये बन गई थी, 1948 में, ये तो कब बनी? 1948 में। किसके निर्देशन में? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है उसके निर्देशन में बनी थी। लेकिन 1967 में इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर दिया और भाभा एटमिक सेंटर कर दिया इसका। भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर नाम कर दिया। कब किया? 1967 में। भारत में इस संस्थान का नाम है, परमाणु ऊर्जा संस्थान थी ये ट्रोम्बे में, इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया? भाभा रिएक्टर रिसर्च सेंटर। रिएक्टर का यहाँ मतलब होता है संयंत्र, कारखाना। ठीक है, तो यहाँ पे भाभा रिएक्टर रिसर्च ठीक है, रिसर्च जो है ये इसका नाम परिवर्तित कर दिया, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, 1969 में यहाँ पे अमेरिका के सहयोग से, यहाँ पर भारत में अमेरिका के सहयोग से प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। 1967 में तो यहाँ पे नाम परिवर्तन किया गया इसका, किसका? परमाणु ऊर्जा संस्थान का, ट्रोम्बे वाली का। और 1969 में 1969 में यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से भारत में प्रथम न्यूक्लियर वाला जिससे बिजली बन सके, ठीक है, प्रथम
न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया, और स्थापित किया कहाँ पर? वो किया तारापुर में, और तारापुर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि 1969 में यहाँ अमेरिका के सहयोग से भारत में एक प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया, सबसे पहले अमेरिका के सहयोग से, और वो 1969 में किया गया था। किया कहाँ गया था? तारापुर में। तारापुर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में वर्तमान में अगर बात करें तो कार्यरत जो परमाणु रिएक्टर्स हैं, जितने भी कार्यरत हैं, जैसे वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें नरोरा है, रावतभाटा है, काकरापार है, तारापुर है, और इसके अंदर जैसे कलपक्कम है, कैगा है। तो इनके अंदर जो ईंधन और जो कलपुर्जे हैं, उनको सामग्री, जैसे जो भी सामग्री हैं, कलपुर्जे हैं, ईंधन जैसी सामग्री है, वो उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स को दी गई है। किसको दी गई है? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स को। और ये है कहाँ पर? ये है हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक, यहाँ पर हम बात करें कि जो भारत के अंदर जितने भी कारखाने हैं रिएक्टर, जो रिएक्टर वाले हैं, जिसमें ये परमाणु ऊर्जा निर्मित होती है, तो वहाँ पर उनको कलपुर्जे, जो मशीनरी हैं उनके कलपुर्जे हैं, ईंधन की अगर उनको सुविधा चाहिए तो ईंधन वाली सुविधा, और जो इनकी सामग्री है जितनी भी, उनको उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दी गई है एक कंपनी को। वो कंपनी कौन सी है? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स वाली, और ये है कहाँ पर? हैदराबाद में। वर्तमान में भारत के अंदर 6 परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए हैं जहाँ पर परमाणु ऊर्जा निर्मित की जाती है। भारत के अंदर 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा निर्मित की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसको हम मैप से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो 6 हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में नरोरा है। कौन सा क्षेत्र है? नरोरा, और नरोरा ब्रैकेट में लिख लेना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे राजस्थान में है रावतभाटा, राजस्थान के यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पे रावतभाटा, और रावतभाटा है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए। एक नंबर पे नरोरा, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, और तीसरा है गुजरात में, यहाँ पे काकरापार। कौन सा है? काकरापार, ब्रैकेट में लिख लो इसका, गुजरात। फिर हम बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य ये वाला है, यहाँ पे यहाँ है कैगा। कौन सा है? कैगा, कैगा कर्नाटक। यहाँ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ये वाला, तो महाराष्ट्र में है यहाँ पे तारापुर। भारत में सबसे पहले स्थापित होने वाला ये है, और सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा भी निर्मित करने वाला ये है। दूसरे पे है अपना रावतभाटा चित्तौड़गढ़ वाला। ठीक है, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में कलपक्कम है। कौन सा है? कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम है तमिलनाडु में। और अब एक और नया है कूडनकुलम, वो भी इसी में शामिल किया गया है। कौन सा है? कूडनकुलम, वो भी कलपक्कम में ही शामिल किया जाता है। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा निर्मित की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ पर नरोरा, रावतभाटा, काकरापार गुजरात में है, तारापुर है, कलपक्कम है, और केगा कर्नाटक में। इन क्षेत्रों में यहाँ पर ये विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 6 हो गए ना। यहाँ पे
नरोरा हो गया, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ वाला हो गया, और कागरापार गुजरात का हो गया, तारापुर महाराष्ट्र वाला हो गया, केगा कर्नाटक का, और यहाँ कलपक्कम तमिलनाडु वाला, जिसमें कुडनकुलन को भी शामिल किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम 235 है वो यहाँ पे यूज की जाती है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए जो आणविक खनिज है वो यूरेनियम 235 को ज़्यादा यूज किया जाता है। थोरियम से भी बनती है लेकिन सबसे ज़्यादा यूरेनियम को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हाल ही में अगर बात करें तो भारत सरकार ने अमेरिका, फ्रांस और रूस, भारत सरकार ने अमेरिका, फ्रांस और रूस इनके साथ में समझौता करके, क्या करके, समझौता करके भारत के कई राज्यों में यहाँ परमाणु संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उनमें हम राज्यों की बात करें तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, गुजरात के अंदर यहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया है, और हरियाणा है, हरियाणा, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और महाराष्ट्र। इन राज्यों के अंदर यहाँ पे अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने यहाँ पे भारत के साथ में समझौता करके यहाँ पर परमाणु ऊर्जा स्थापित करने का फैसला किया है। ठीक है, भारत ने ये जो फैसला किया है, भारत में जो परमाणु ऊर्जा बनती है उसको बनाने के निम्न कारण माने जा सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कहें तो घरेलू व औद्योगिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति इस ऊर्जा से होती है। घरेलू में और जो औद्योगिक ऊर्जा में हम काम में लेने वाली जो बिजली है उसकी पूर्ति ये परमाणु ऊर्जा करती है। ठीक है, दूसरा प्रमुख कारण मानते हैं हम कहीं पर भी आसानी से इसका संयंत्र स्थापित कर सकते हैं या करने की सुविधा है। कहीं पर भी हम इसकी जैसे मान लो कहीं पर भारत में कहीं भी इसको हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके लिए पानी चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। कोयला चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं कि रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? पहले रॉ मटेरियल होगा तो उसके पास में ही वो उद्योग स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे इस परमाणु ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम कहीं पर भी आसानी से लगा सकते हैं इसके संयंत्र को। ठीक है, ये बात हुई हमारी परमाणु ऊर्जा की। सबसे मुख्य बात तो यही है कि इस परमाणु ऊर्जा के केंद्र भारत में कहाँ कहाँ है। तो भारत में इसके परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ है? तो इसके 6 केंद्र हैं। नरोरा में है, यूपी में है, राजस्थान में है, यहाँ पर गुजरात में है काकरापार, महाराष्ट्र में तारापुर है, और कर्नाटक में केगा है, तमिलनाडु में कलपक्कम है। इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे, बार बार इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं। आपको इसको मैप में फिल करने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे बार बार आज के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं सौर ऊर्जा। ये तो हो गई परमाणु ऊर्जा। ये तो कौन सी ऊर्जा है? परमाणु ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। आज के टाइम में देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा जो हम देखते हैं आज गाँव में भी सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का यूज़ है। जहाँ कुआं बनता है उसके वहाँ पे सौर ऊर्जा को ही लगा करके उस कुएं से पानी खींचा जाता है। यहाँ पे बिजली के रूप में सौर ऊर्जा को ही काम में लेते हैं। सबसे ज़्यादा भारत का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे सोलर रेडिएशन एकदम सीधा पहुँच जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर सोलर रिएक्टर ये लगाए जाते हैं, ये प्लेटें लगाई जाती हैं। यहाँ पे सौर ऊर्जा के अंदर जो सोलर वोल्टिक जो सेल होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद में वो बिजली के रूप में हमें प्रदान कर देते हैं। ठीक है, यहाँ वर्तमान में अगर बात करें तो गुजरात जैसा राज्य, राजस्थान और महाराष्ट्र व्यापक सोलर प्लांट स्थापित कर चुका है। कहाँ पर? राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, जो कि भारत का पश्चिमी भाग है जहाँ पे सोलर रेडिएशन सीधा प्राप्त होती हैं। इसका जो प्रयोग है वो हम जल गर्म करने में या सीधा विद्युत के रूप में भी हम घरों में भी काम में लेते हैं। इसका सफल प्रयोग सौर ऊर्जा के रूप में जैसे कहाँ कहाँ हुआ? एक तो सागर द्वीप में हुआ जो कि पश्चिम बंगाल में है। सागर द्वीप कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसका सफल प्रयोग हुआ है सौर ऊर्जा का, वो एक तो कहाँ हुआ है? सागर द्वीप, और सागर द्वीप है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है,
और दूसरा जो सफल प्रयोग हुआ है इसका वो हुआ है मथानिया में। और मथानिया कहाँ पर है? मथानिया है जोधपुर में। और अगर बात करें तीसरे स्थान की बात करें तो वहाँ है कल्याणपुर। कल्याणपुर में भी इसका सफल प्रयोग हुआ है। कल्याणपुर है कहाँ पर? कल्याणपुर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। और अपने राजस्थान में भी हुआ है फलोदी में। फलोदी है कहाँ पर? जोधपुर में। और जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? गुजरात का जो कच्छ का रण है उसके अंदर भी अनेक सोलर प्लांट हैं। यहाँ पे हम बात करें गुजरात का कच्छ का रण जो क्षेत्र है उसके अंदर भी, तो इन क्षेत्रों में सफल प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अनेक सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। कहाँ पर? सागरद्वीप पश्चिम बंगाल में, मथानिया जोधपुर में, कल्याणपुर उत्तर प्रदेश में, फलोदी जोधपुर में, गुजरात का कच्छ का रण, इन क्षेत्रों में यहाँ पे सफल प्रयोग हो गया है। वर्ष 2012 में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है, 2012 के अनुसार देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर है? लुधियाना में। और लुधियाना में कहाँ पर? फनेज क्षेत्र में। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो लुधियाना में है। और लुधियाना है कहाँ पर? पंजाब में। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। और इस लुधियाना का भी कौन सा क्षेत्र है? वो फनेज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? फनेज क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया गया है, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे। उसके बाद बात करते हैं हम समुद्री ऊर्जा की। ठीक है, समुद्री ऊर्जा को हम 4 भागों में बांटते हैं: तरंग ऊर्जा, लहर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ओटेक ऊर्जा। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।